Hello everyone. So this is your test 3 ग्रामर सॉल्यूशन वीडियो। और समाधान बैच के अंडर जिसने टेस्ट 3 दिया है उसको ये पता होगा कि 45 मार्क्स की आपसे ग्रामर पूछी गई थी टेस्ट 3 के अंदर। और समाधान बैच 2 में जिसमें स्पेशली एक ग्रामर का टेस्ट हुआ था उसमें भी 45 मार्क्स की सेम ही ग्रामर थी। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विद थोरो कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट आपके CAPF एग्जाम में आते हैं उनको अच्छे से हम कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे और उनका डिटेल सॉल्यूशन भी होगा। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग कि ये जो क्वेश्चंस है दीज आर नॉट नॉर्मल क्वेश्चंस। ये आपके सिविल सर्विस एग्जाम में एक कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर होता है इंग्लिश का, उसके अंडर ये सभी क्वेश्चंस वहां से उठाए गए हैं। सो दीज आर नॉट नॉर्मल क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हाई चांसेस हैं कि आपके CAPF एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। क्योंकि हमेशा से पैटर्न दोनों एग्जाम्स का सेम रहा है। CAPF पेपर 2 के अंदर जो ग्रामर आती है और सिविल सर्विस एग्जाम में जो कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें सेम ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अभी दिखाता हूं मैं आपको। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। इसमें है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन एंड डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंसेज। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती करते हैं कि उसी में करेक्ट करके वो आ जाते हैं। आपको रीराइट करना है पूरा, ठीक है। आपको करेक्शन उसी के अंदर नहीं करनी, यू हैव टू रीराइट द होल सेंटेंस। अब देखिए, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें मिस्टेक क्या है, उसके बाद आपको रीराइट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है हैव यू ब्रॉट सम मैंगोज, इसमें एक डिटर्मिनर का आपका एक जो है गलती है जिसमें सम मैंगोज नहीं आएगा, एनी मैंगोज आएगा। सम जो डिटर्मिनर है वो आपका अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। दिस आर यूज फॉर अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस। दूसरा ही जो एनी होता है वो आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे एनी, हैव यू ब्रॉट एनी मैंगोज। नेक्स्ट इज द गंगा इज द सेक्रेड रिवर। देखिए इसमें आर्टिकल की गलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं, द गंगा इज द सेक्रेड रिवर। आर्टिकल की गलती यहां पे नहीं है क्योंकि गंगा जो रिवर का नाम है उसके साथ द आर्टिकल आप लिख सकते हैं, राइट। देखिए कुछ एक और वर्ड्स हैं या फिर कुछ एक और चीजें हैं जिसके साथ आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स वेर यू हैव टू यूज द आर्टिकल। जैसे जोग्राफिकल लोकेशंस हो गई, जैसे फिजिकल पॉइंट्स हो गए, कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हो गया, या फिर माउंटेन रेंजेस जैसे द हिमालयस बोलते हैं आप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, द वायलिन, और ओशियंस, द पैसिफिक ओशियन, सीज, उसके बाद रिवर, कैनाल, गल्फ, डेजर्ट, डायनेस्टी, ट्रॉफी, डेजिग्नेशन, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। सो डेजिग्नेशन के साथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस तरह से आप यूज करते हैं। तो हमेशा इन सभी चीजों के साथ आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखिए द सेक्रेड रिवर, अब यहाँ पे रिवर डिफाइन नहीं है तो आप यहाँ पे द आर्टिकल हटा देंगे, यहाँ पे आप ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज आई एंड चेतन डिड ऑल द वर्क। इसमें देखिए इसमें आपका सीक्वेंस है, जो प्रोनाउन का सीक्वेंस है वो गलत हुआ है। जैसे आई जो है वो आपका फर्स्ट प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और चेतन जो है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, राइट। इसमें आप देखेंगे आपको इसमें चेंज करना होगा क्या, जो कि चेतन है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। तो आपको सेकंड पर्सन पहले लिखना होगा। अगर सभी प्रोनाउन जो आपके सिंगुलर हैं उसमें आपको सेकंड पर्सन सबसे पहले लिखना होता है, फिर उसके बाद आप फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं। आई डिड ऑल द वर्क, चेतन एंड आई डिड ऑल द वर्क, तो ये एक तरीका है। अगर सभी प्रोनाउंस आपके प्लूरल होंगे तो आपका सिंटेक्स ये रहेगा। अगर इन केस ऑफ एनी अपोलॉजी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये वाला सिंटेक्स दोबारा ये फॉलो करना है। नेक्स्ट इज ही सेड इट हिमसेल्फ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ही सेड इट हिमसेल्फ। ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन का क्वेश्चन है। व्हाट आर एम्फेटिक प्रोनाउंस? एम्फेटिक प्रोनाउंस इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश नाउन और प्रोनाउन, यूज्ड टू एम्फेसिस नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस करने के लिए आपको एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करना होता है। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी आपका नाउन और प्रोनाउन के साथ ही लगता है। इसमें अगर आप देखेंगे ही सेड इट हिमसेल्फ, तो ये हिमसेल्फ जो है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये आपको नाउ, ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है ही, इसको एम्फसाइज करने के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब है ही हिमसेल्फ सेड इट, उसने खुद ही ये कहा है, ठीक है। तो नाउन
ये प्रोनाउन को एम्फेसिस करने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हुआ है, तो हिमसेल्फ की पोजीशन कहाँ पे आएगी, प्रोनाउन के साथ में, ठीक। नेक्स्ट, ब्लेस्ड इज ही दैट हैज फाउंड जॉब, राइट। अब इसमें देखिए, ब्लेस्ड इज ही दैट हैज फाउंड ए जॉब। अब इसमें जो दैट यूज हुआ है, दैट कंजंक्शन जो यूज हुआ है वो गलत तरीके से यूज हुआ है। इसके जगह आपको हु जो प्रोनाउन है वो यूज करना होगा, क्योंकि हु प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, हु प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या आप में इसको, इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट की जरूरत है या फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत है। देखिए, सेंटेंस में अगर दो वर्ब हैं तो आपको दो सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें देखिए, ब्लेस्ड एक वर्ब ये है, इज एक वर्ब ये है, इज एक वर्ब है, और उसके बाद हैज फाउंड अ जॉब, तो हैज फाउंड आपकी दूसरी वर्ब होगी। तो इसका मतलब आपको सेंटेंस में दो सब्जेक्ट चाहिए। तो दो सब्जेक्ट के लिए जैसे एक सब्जेक्ट हो गया आपका ही, जो कि इज के लिए है, इज वर्ब के लिए। दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, हु, जो कि सब्जेक्ट को, हैज फाउंड को डील करेगा। तो दैट को आप ड्रॉप करेंगे, दैट की जगह आप यूज करेंगे हु। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हु हमेशा आपका सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, राइट। नेक्स्ट इज ही इज मच इल टू डू एनी वर्क। अब देखिए, सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें, आप उसका मीनिंग मत निकालने लग जाना, आप उसके जो यूजेस देखना कि इसमें सभी चीजें मतलब ठीक ठाक यूज हो रही हैं, क्या उनकी पोजीशन मिस अप्रोप्रिएट है, क्या आगे पीछे हो गए हैं, क्या फिर वर्ब का ठीक तरीके से यूज नहीं हुआ है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें देखिए, इल जो है वो इल आपका एक एडजेक्टिव है, और मच जो है वो आपका एज एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह यूज होता है, राइट। देखिए, अब जो सिंटेक्स का जो इसमें एरर वो है, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है टू और टू, टू के साथ आपको टू लगाना पड़ता है, प्लस उसके साथ इन्फिनेटिव में आता है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंडर। तो यहाँ पे आपको मच ड्रॉप करना होगा, ठीक है, ही इज मच इल। एक और दूसरी चीज मैं इसमें बता दूं, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस है ये, ही इज टू इल टू डू एनी वर्क, जो इसकी सेंस है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए आपको टू यूज करना होता है, टी डबल ओ, मच नहीं यूज करते आप। ही इज टू इल टू डू एनी वर्क, तो टू के साथ आपको टू यूज करना होगा, मच को आपको ड्रॉप करना होगा। वन ऑफ द बॉयज, पिछले क्वेश्चन में बताता हूँ, काफी स्टूडेंट्स ने क्या किया है, मच को ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है, मच को आप ड्रॉप कर दी। ही इज इल टू डू एनी वर्क, ये भी आपका सेंटेंस ठीक है, लेकिन जो इसकी मीनिंग होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब देखिए, ही इज टू इल टू डू एनी वर्क, अब इसमें आप टू को ड्रॉप कर दीजिए, क्या होगा, ही इज इल टू डू एनी वर्क, तो इसकी जो मीनिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, इसमें एम्फेसिस नहीं रहा, राइट। तो टू एक एडवर्ब है, वो एम्फेसिस करने के काम आता है। वन ऑफ द बॉय वॉज एबसेंट फॉर अ वीक। देखिए, वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरह से जब भी आप यूज करते हैं तो ऑफ के बाद जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वो आपका प्लूरल नंबर का होना चाहिए, जब भी तो आप उसको एड्रेस कर सकेंगे, क्योंकि वन क्या है, आपका एक पार्ट है, वन इज अ पार्ट ऑफ टोटल, तो टोटल आपका प्लूरल नंबर का होना चाहिए, तभी तो आप उसमें से पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बॉय की जगह बॉयज आएगा। नेक्स्ट इज गोपाल केम होम लेटली। अब देखिए, कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जो कि एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से काम करते हैं, जैसे इसमें लेट हो गया, ठीक है। देखिए, लेट जो है वो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से काम करता है, इसमें आपको लेटली लिखने की जरूरत नहीं होती, तो लेटली इज नॉट अ वर्ब, ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं होता लेटली, यहाँ पे आप लेट यूज करेंगे और ये एज एडवर्ब यूज होगा, राइट। ही केम होम, होम हाउ, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है क्या या ये एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, तो आप हाउ से क्वेश्चन कर लीजिए, हाउ ही केम होम, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कीजिए, हाउ डिड ही केम होम, तो आंसर आएगा हाउ डिड ही कम होम में लेट, तो लेट आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एडवर्ब है। अगर आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है तो आप व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ, अगर व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसका मतलब वो जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है, तो इसमें हाउ से आंसर आ रहा है तो यहाँ पे एडवर्ब है। और आपको जो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है, डेली, वीकली, मंथली, टाइमली, अर्ली, लेट, ये सभी आपके बोथ दोनों तरीके से काम करते हैं, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किस टाइप की सिचुएशन है। और ये जो वर्ड्स हैं ये
ऊपर दिए हुए हैं ये सिर्फ एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। कावर्डली, किसी को इसको देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा स्ट्रेंज कि कावर्डली तो एडवर्ब होगा। अब इसमें देखिए किंगली, हेवनली, होमली, बॉडीली, स्कॉलरली, ये सभी आपको लग रहे हैं कि एडवर्ब है, बट दीज आर नॉट एडवर्ब्स, ये एडजेक्टिव है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। नेक्स्ट इज शी वॉज सिटिंग बिसाइड मी। तो ये बिसाइड और बिसाइड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत बार पूछा है आपके सीएपीएफ एग्जाम में। जैसे बिसाइड जो एक प्रपोजिशन है उसका मतलब होता है नियर, बाय द साइड ऑफ। एक बिसाइड्स जिसमें एस आगे लग जाता है उसका मतलब है इंक्लूडिंग और इन एडिशन टू। अब देखिए सेंटेंस में अभी आपको कौन से वाले की जरूरत है, बाय द साइड ऑफ, नियर या फिर इंक्लूडिंग। शी वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ हिम, राइट, बाय द साइड ऑफ हिम, तो नियर हिम, तो यहाँ पे आपको बिसाइड इस वाले की जरूरत होगी। नेक्स्ट इज आवर होर्ड इज स्मॉल एंड आवर हर्ट्स आर लार्ज। तो देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें कंजंक्शन की गलती है। यहाँ पे आप एंड जो कंजंक्शन है वो ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे बट कंजंक्शन का यूज करेंगे। अगर इसका मीनिंग देखें, आवर होर्ड इज स्मॉल, जो आपके लोकर्स होते हैं वो उसको होर्ड बोलते हैं। तो मीनिंग है सेंटेंस का आवर होर्ड इज स्मॉल, हमारे शायद लोकर कम छोटे होंगे, उसमें जो पैसा होगा वो कम होगा, लेकिन आवर हार्ट्स आर लार्ज, हमारे दिल बहुत बड़े हैं। तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों क्लोज आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी कर रही है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो वहां पे आप एंड कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, बट कंजंक्शन का यूज करेंगे, राइट। कंजंक्शन इज यूज फॉर अपोजिट रिजल्ट, ठीक है। कंजंक्शन पे भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट इज यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। पहला है इफ यू डैश अ वॉलेट इन द स्ट्रीट यू वुड व्हाट वुड यू डू विद इट। आपको फाइंड वर्ब का यूज करना है इसमें। तो फाइंड वर्ब, ठीक है, फाइंड वर्ब सीधा आप ये नहीं लिखेंगे फाइंड या फिर सीधा आपने लिख दिया फाइंड्स, ये नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले इस गिवन स्टेटमेंट में टेंस कौन सा है। तो टेंस आइडेंटिफाई आप कहां से करते हैं, मेन क्लोज। मेन क्लोज से आपकी टेंस की पता लग जा रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई कहां से करेंगे, मेन क्लोज। तो मेन क्लोज कौन सी है आपकी, ये वाली जिसमें कंजंक्शन नहीं होता, जैसे इफ है, इफ है आपकी जिसमें कंजंक्शन लग गया क्लोज से पहले वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, और जिसमें कंजंक्शन नहीं है वो आपकी मेन क्लोज होगी। तो मेन क्लोज में आपका वुड यूज हुआ है, वो पास्ट में है, और जब भी आपकी मेन क्लोज पास्ट में होगी सबऑर्डिनेट क्लोज आपको पास्ट में ही लिखनी पड़ेगी। दैट क्लोज मस्ट बी इन पास्ट टेंस, राइट। तो सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी पास्ट में होगी, तो फाइंड का क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास, ये फाउंड होगी, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड इज वी आर लेट द फिल्म डैश बाय द टाइम वी गेट टू द सिनेमा। आपको इसमें स्टार्ट वर्ब का यूज करना है। देखिए इसमें आपको रेफरेंस दिया गया है बाय द टाइम का। सो बाय द टाइम क्लोज जब भी आप यूज करते हैं उसमें आप परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, परफेक्ट टेंस, ठीक है। वी आर लेट द फिल्म shall have been started by the time we get to the cinema, right। तो perfect tense का मैंने यूज किया, the film shall have been started। perfect और passive है, फिल्म स्टार्ट हो गई होगी, ना कि फिल्म में कुछ स्टार्ट कर दिया होगा। तो have के साथ be मैंने थर्ड फॉर्म यूज की, तो ये हो गया perfect, और be की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म started यूज कर ली, ये मेरा बन गया passive, और shall मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसका मतलब फ्यूचर का रेफरेंस है। the film shall have been started by the time we get to the cinema। ये एक और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, बाय द टाइम ही वोक अप द सन रोज। तो सन रोज नहीं होगा यहाँ पे, द सन हैड राइजन। बाय द टाइम ही रिटर्न्स, राइट, बाय द टाइम ही रिटर्न्स वी शैल फिनिश द वर्क नहीं होगा, वी शैल हैव फिनिश द वर्क, क्योंकि मेन क्लोज में आपको परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा। परफेक्ट टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो पास्ट में नहीं हो सकता, यहाँ पे इसने पास्ट यूज किया है, यहाँ पे इसने फ्यूचर परफेक्ट यूज किया है, तो परफेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा, कैसे नहीं कैसे। तो नेक्स्ट इज व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, क्वेश्चन मार्क, व्हाई डैश टू द हॉस्पिटल, राइट। तो आपको इसमें गो वर्ब का यूज करना पड़ना है, ठीक है, गो वर्ब यूज करनी पड़ी है। व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, व्हाई डैश टू द हॉस्पिटल। देखिए व्हाई से क्वेश्चन हो रहा है, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब आपके सब्जेक्ट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सब्जेक्ट आपका यू होगा, हेल्पिंग वर्ब आप इसमें डिड यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सेंटेंस में देखिए वॉज का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए डू की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं आप, डिड। डू डज और डिड होता है ना, ठीक है, तो आप इसमें डिड यूज करेंगे, डिड यू गो। और जो वर्ब की जो बेस फॉर्म आती है डू की फॉर्म के साथ, डू की फॉर्म के साथ हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। नेक्स्ट इज शी टुक अ बॉटल फ्रॉम द बैग, शी डैश ऑल द वे फ्रॉम होम। आपको इसमें कैरी वर्ब का यूज करना है। देखिए, शी टुक अ बॉटल फ्रॉम द बैग, ये कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ, ठीक है। शी टुक अ बॉटल फ्रॉम द बैग, शी वॉज डैश ऑल द वे फ्रॉम होम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक जो आपका इवेंट था, एक्शन था, वो कॉन्टिन्यूस था। उसमें क्या किया, उस लेडी ने शी टुक अ बोतल आउट, वहां से उस टाइमलाइन से उसने एक बोतल निकाली, ठीक है, अपने बैग से। लेकिन वो एक्शन क्या था आपका, कॉन्टिन्यूस था। शी वॉज कैरिंग दैट बोतल ऑल द वे फ्रॉम द होम। तो कोई भी एक्शन जो कॉन्टिन्यूस होगा फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, वो आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आएगा। तो वहां पे आप लिखेंगे शी वॉज कैरिंग ऑल द वे फ्रॉम होम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइमलाइन पे जो एक्शन एक्टिव था, ठीक है, जो एक्शन एक्टिव था उस टाइमलाइन में, वो आपको कंटिन्यूस टेंस में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, एंटोनिम्स लिखना है बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही इजी है। बोरिंग का इंटरेस्टिंग लिख सकते हैं, एक्सेप्ट का रिजेक्ट, एग्जिट का एंटर, मिसएंथ्रोपिक का फिलेंथ्रोपिक लिख सकते हैं, डिसेंट का एसेंट या फिर राइजिंग लिख सकते हैं। उसके बाद आपको रीराइट करना है सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको इसके मीनिंग चेंज नहीं करने हैं। आप कई बार जो इसमें चेंज लाते हैं उससे मीनिंग कंप्लीटली चेंज होता है। मीनिंग चेंज कैसे, जैसे आप उसमें कुछ एक वर्ब ऐसे यूज कर लेते हैं, और अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव में दिया गया है तो आप उसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये मीनिंग कन्वे जो होता है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उसमें। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ही सेड टू हिम पेरेंथेसिस इज योर नेम नॉट अहमद, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपको डायरेक्शन दी गई है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में, आपको चेंज करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में आप जब भी चेंज करेंगे कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को, तो आपको ये सेंटेंस, ये जो इसके रूल्स हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे। पहला जो रूल है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का वो है, जो आपका सैड टू होगा या फिर सैड होगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब में। देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है आपकी, पेरेंथेसिस से पहले जो लिखा होता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले, वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। उसके बाद जो लिखा होता है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी आपको सैड टू या फिर सैड लिखा होगा, वो आपको आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, राइट। तो ही आस्क्ड हिम, यहां तक समझ गए। उसके बाद जो दूसरी चीज वो होगी, अगर वहां पे आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये वाली रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें जो सेंटेंस अगर आपका स्टार्ट हो रहा है किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, तो आपको इफ और वेदर कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो आप इफ यूज कीजिए या फिर वेदर यूज कीजिए, आपकी मर्जी है। इफ यूज करिए, सपोज इफ। अब इसमें एक और जो चेंज करना है वो ये करना पड़ेगा कि जो आपका ये सेंटेंस है योर नेम, ठीक है, योर यहाँ पे गलत यूज किया है मैंने, अभी भी योर नहीं आएगा। योर की जगह आपको क्या चेंज करना होगा, योर विल चेंज, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे आएगा ही आस्क्ड हिम इफ हिज नेम, यहाँ पे हिज क्यों आया, हिम क्यों नहीं आया, ठीक है। ही आस्क्ड टू हिम, यहाँ पे हिज क्यों आया, क्योंकि नेम के साथ आपको कौन सा पॉजेसिव केस का प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, हिज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे योर जो है ये भी आपका पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, यू का। तो यहाँ पे योर्स को देखते हुए हिज आएगा, हिज नेम वॉज नॉट अहमद, वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद। दूसरी बात आती है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो आपने देखा होगा इज, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, जो भी उसमें टेंस होगा, अगर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर उसमें पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे चेंज करने के बाद उसमें पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। एक एक पीछे होता जाएगा सेंटेंस। और उसके बाद जो लास्ट जो फाइनल है वो आपका क्वेश्चन मार्क जो है, इसमें क्वेश्चन मार्क आपका ड्रॉप हो जाएगा व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। हर एक चीजें देखिए। और अगर देखिए, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको इसमें दिख रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस ये है आपका, क्योंकि इज आपका सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है, इज क्योंकि आपका नेम जो सब्जेक्ट है वो पहले लगा हुआ है, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव है। तो सेंटेंस आपका जो ये बनेगा ये असर्टिव बनेगा, ना कि इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म, इसका मतलब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगी। जैसे योर नेम आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज की है वॉज या फिर मेन वर्ब, राइट।
नेक्स्ट इज व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, ये आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, बहुत आसान है। एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन बहुत आसान है। देखिए एक चीज आपको इसमें ध्यान कर रखनी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही रहेगा। वाई जो है, वो जो वाई है WH फैमिली के जो वर्ड्स है स्टार्टिंग में, वो आपके चेंज करने के बाद भी वहीं रहेंगे। जैसे ये इसमें क्वेश्चन मार्क ड्रॉप नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में क्वेश्चन मार्क ड्रॉप होता है, लेकिन एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क सेम रहता है, राइट। और देखिए वाई आपने यूज किया, इसमें आइडेंटिफाई कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन सा है, योर ब्रदर राइट सच ए लेटर, लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए अब ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को आप क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिए वाई अ लेटर, अ लेटर हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वॉज। अ लेटर हो गया सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, क्योंकि आपका जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट, डिड यूज हुआ है तो उसके हिसाब से वॉज आ गई, राइट। अब जो सच है वो इसके साथ ही लगेगा, वाई सच अ लेटर। अब आपको पैसिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब ये रही, और क्योंकि बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बी की फॉर्म है वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी राइट का बनेगा रिटर्न, तो आपका पैसिव फॉर्म यहाँ से बन गया, राइट। Why was such a letter written by your brother? Next is no sooner did he enter the house than he took off his coat. आपको डायरेक्शन दी गई है कि you have to use as soon as, right? As soon as आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, then आपका क्या है, then भी आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। तो आपको कैसे पता लगता है कि एक सेंटेंस में कितने कंजंक्शंस की जरूरत होती है। एक सेंटेंस में अगर दो क्लोज है तो उसके लिए एक कंजंक्शन बहुत है, दो क्लोज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होता है। जैसे इसमें देखिए एक क्लोज ये है आपकी और एक क्लोज ये है, दो क्लोज होगी, ठीक है। देन के साथ जो क्लोज लिखी है वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी क्योंकि कंजंक्शन इसके साथ लगा है, ठीक है। और ये आपकी होगी मेन क्लोज। अब आपको डायरेक्शन दी गई कि यूज एज सुन एज, ये देन कंजंक्शन फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। काफी स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसमें एज सुन एज भी यूज किया है और देन कंजंक्शन भी यूज किया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अगर आपके पास तीन क्लोज होती हैं तो आपको दो कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। इसमें सिर्फ दो क्लोज है तो एक ही कंजंक्शन एनफ है, राइट। आइडेंटिफाई कीजिए इसमें मेन क्लोज कौन सी है, जैसे ही टुक ऑफ हिज कोट एज सुन एज ही एंटर द हाउस। एज सुन एज टाइम का रेफरेंस दिया है इसमें, एज सुन एज टाइम का रेफरेंस देता है, ठीक है। ही टुक ऑफ हिज कोट एज सुन एज ही एंटर्ड द हाउस, राइट। एंटर्ड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डेड जो है आपका यहाँ से टेंस का आपको कहाँ से पता लगाना है, टेंस का आपको यहीं से पता लगाना पड़ेगा, मेन जो क्वेश्चन में दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे या फिर वर्ब देखेंगे तो यहाँ से डिड की फॉर्म देखी मैंने तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा। टुक भी पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है और सबऑर्डिनेट क्लोज में जो वर्ब यूज है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट, सोहन डजंट स्मोक एंड ही डजंट ड्रिंक, ये आपको नाइदर नोर यूज करना है इसमें, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करना है आपको, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करना है। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन मैंने आपको बताया नाइदर नोर, इसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर होने चाहिए, ठीक है, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स। अगर नीदर के बाद आपने लिख दिया सब्जेक्ट तो नोर के बाद भी सब्जेक्ट लिखेंगे, नीदर के बाद आपने कोई एडजेक्टिव लिख दिया नोर के बाद भी एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। अगर नीदर के बाद आपने लिख दिया कोई वर्ब और नोर के बाद भी आपको कोई वर्ब ही लिखनी पड़ेगी, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। ये नहीं कर सकता कि मैं सोहन स्मोक्स नाइदर ऐसे करके नहीं लिख सकता, नोर ही ड्रिंक्स, तो ये गलत हो जाएगा। तो सोहन नाइदर स्मोक्स नोर ड्रिंक्स। अब नाइदर के बाद मैंने क्या लिखा है, वर्ब, नोर के बाद भी क्या लिखा है मैंने, वर्ब। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो कॉन्सेप्ट है याद रखना होगा, नाइदर नोर, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, ये सब जो है इसके साथ आपको सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लीव, ये आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लीव, यू हैव टू चेंज इट इन सिंपल सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस में आपको चेंज करना है, लेकिन पहले आइडेंटिफाई तो कर लीजिए कि ये सेंटेंस आपका कौन सा है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। देखिए कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें कंजंक्शन आपके कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, फैन बॉयज, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फैन बॉयज, FANBOYS। F stands for for, A stands for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so, right। अब जो इसमें और है
वो आपका ये रहा। तो ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। कौन से सेंटेंस का पार्ट है ये? कंपाउंड सेंटेंस का। अब आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना। देखिए सिंपल सेंटेंस में एक चीज ध्यान रखिए, सिंपल सेंटेंस में कभी भी कोई कंजंक्शन नहीं यूज होता, ठीक है? ये उसका मतलब होता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब दो क्लोज होंगी उसमें आपकी, दो सब्जेक्ट, दो वर्ब, ऑब्जेक्ट ना भी हो डिपेंडिंग अपॉन के वर्ब कैसी है आपकी, लेकिन दो सब्जेक्ट और दो वर्ब जरूर होंगी। सिंपल सेंटेंस में करना है तो आपको और ड्रॉप करना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके, राइट? और को ड्रॉप करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है कि आप दूसरी जो क्लोज है उसको आप एज ए preposition का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। एक जो इसमें कोई सी भी आपको डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग, उससे मीनिंग ज़्यादा चेंज ना हो, तो उससे एक क्लोज को आप preposition का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। जैसे वी कैनॉट लिव विदाउट ईटिंग। अब जो ये वाली जो क्लोज थी मैंने इसको मैंने एज ए जीरेंड, मतलब इस क्लोज को preposition के बाद ऐसे सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो ईट को मैंने ईटिंग यूज कर लिया एज ए जीरेंड। और जीरेंड क्या होता है? आपको कोई भी वर्ब की ऐसी फॉर्म जो नाउन की तरह काम करे, राइट? जो नाउन की तरह काम करे उसको हम बोलते हैं जीरेंड। अब देखिए प्रेपोजिशन के बाद आपका क्या लगता है? हमेशा कोई ऑब्जेक्ट या फिर हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो जीरेंड यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, राइट? नेक्स्ट, योर सिस्टर हेल्प्ड यू टू डू द असाइनमेंट। आपको एक क्वेश्चन टैग इसमें ऐड करना है। तो क्वेश्चन टैग जब भी आप ऐड करेंगे उसमें दो तीन रूल है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन टैग में सबसे पहले तीन चीजें याद रखनी है आपको क्वेश्चन टैग में। पहला ये कि आपका जो अगर सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा। दूसरा, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव मीनिंग का है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव का होगा, राइट? दूसरा, आप क्वेश्चन टैग में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे, ठीक है? जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो भी अगर नेगेटिव वर्ब बना रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, ठीक है? यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते डिड उसके बाद NOT, रॉन्ग। हमेशा जो आपको ऑक्सिलरी वर्ब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करनी है, राइट? तीसरा, जो आपको इसमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। कोई भी आप इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो यूज नहीं कर सकते, आपको इसमें एज ए जो सब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा वो यूज करना पड़ेगा। योर सिस्टर, उसके लिए शी लगेगा तो शी प्रोनाउन आपको यूज करना पड़ेगा। तीनों चीजें क्लियर? ओके। तो आपको और इसमें जैसे हेल्प्ड, हेल्प से आपको क्या पता लग रहा है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये आपका, पास्ट इंडेफिनिट, राइट? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके हिसाब से आपको डू की कौन सी फॉर्म लगेगी? डिड। पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड, डिडंट शी। नेक्स्ट इज द डॉक्टर विल सी यू टुडे ओनली इफ इट इज एन इमरजेंसी। यहाँ पे आपको यूज करना है यूज अनलेस आएगा, यहाँ पे ये यूजलेस लिख दिया किसी ने, दिस इज अनलेस। अनलेस का यूज करते हुए आपको सेंटेंस चेंज करना है। देखियो अनलेस और अनटिल ये दो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, अनलेस और अनटिल। इसके साथ जो भी क्लोज आप कभी भी लिखेंगे वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है? नेगेटिव क्लोज नहीं यूज करेंगे। जैसे आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि अनलेस इट इज नॉट एन इमरजेंसी, तो यहाँ पे नॉट का यूज आप यहाँ नहीं कर सकते। इससे जो दूसरी क्लोज होगी मेन क्लोज में, उसमें आप नेगेटिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं। जैसे द डॉक्टर विल नॉट सी यू टुडे अनलेस it's an emergency, so do not write negative clause with unless conjunction. Next is you can borrow the book if you return it soon, तो आपको यूज करना है provided that। provided that भी आपका एक कंजंक्शन है। अभी मैंने बताया था आपको कि दो क्लोज को कनेक्ट करने के लिए एक कंजंक्शन की जरूरत होती है, तो आप दूसरा कंजंक्शन लेके आ रहे हैं तो ये वाला कंजंक्शन आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। इफ कौन से कंजंक्शन से है? अभी मैंने बताया था आपको दिस, राइट? ये आपका इफ जो है वो आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में नहीं आता, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आता है, ठीक है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में इफ और WH फैमिली के जितने भी वर्ड, दैट, ठीक है, और अनलेस, अनटिल, एज सून एज, नो सूनर, ये सब जो है आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं, राइट? ये देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपकी ये सब है, आफ्टर, ऑल्दो, एज फार एज लॉन्ग एज सून एज, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, ये सब आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है? तो आपको क्लियर हो गया कि इफ को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दो क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए एक कंजंक्शन की जरूरत होती है। तो यू कैन बोरो द बुक प्रोवाइडेड यू रिटर्न
इट सून। नेक्स्ट, आई कांट एक्सप्लेन द सिचुएशन, इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। दोबारा से देखिए आपको डायरेक्शन दी गई है कि यूज टू एंड टू, तो ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन का दोबारा से कॉन्सेप्ट पूछा गया है। नॉट ओनली इन सिविल सर्विस एग्जाम का जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है, सीएपीएफ में टू और टू का कॉन्सेप्ट मोर देन 5 टाइम्स आपसे पूछा जा चुका है। देखिए अब आप इसमें क्या करना है, टू और टू का कैसे यूज कर सकते हैं आप, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये मेन चीज जो है आपकी कि टू के बाद जो आप लिखेंगे, इस वाले टू के बाद, उसके बाद जो उसका डूअर होगा, अगर वो उसका डूअर एक्टिव है तो आपको उसमें पैसिव फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसमें उसका वो जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसका डूअर नहीं है, तो उस वर्ब को आपको पैसिव में बनाना पड़ेगा, राइट। वही मैंने किया है। देखिए इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। अब इट को मैं जो ड्रॉप करना पड़ेगा, देखिए इट जो प्रोनाउन है किस लिए यूज हुआ है, सिचुएशन के लिए यूज हुआ है, तो मैं इट प्रोनाउन को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, इट प्रोनाउन को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने जिसके लिए यूज हुआ था वो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, द सिचुएशन इज टू कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद टू मैंने यूज किया है, बी टू बी एक्सप्लेन्ड बाय मी। अब बी एक्सप्लेन्ड मैंने पैसिव फॉर्म में क्यों यूज किया है, क्योंकि ये जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है द सिचुएशन, द सिचुएशन है, लेकिन द सिचुएशन इज नॉट अ डूअर। द सिचुएशन, अब मैं लिख देता ऐसे, टू एक्सप्लेन बाय मी, टू बी एक्सप्लेन को ड्रॉप करके सपोज अगर मैं टू एक्सप्लेन बाय मी लिख देता, तो सिचुएशन खुद ब खुद किसी को एक्सप्लेन नहीं करी जाएगी, उसको कोई एक्सप्लेन किए करेगा, राइट। द सिचुएशन इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी एक्सप्लेन्ड बाय मी। बहुत सारी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैसिव नहीं बनाते इसको। अगर दोबारा बता देता हूँ, अगर सब्जेक्ट आपका डूअर है, अगर सब्जेक्ट आपका डूअर है तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं है तो यहाँ पे आपको पैसिव बनाना पड़ेगा, राइट। द सिचुएशन इज टू, टू के बाद कॉम्प्लिकेटेड लिखा, उसके बाद टू बी एक्सप्लेन्ड बाय मी, तो टू और टू का यूज हो गया। नेक्स्ट इज ही ओन्ड हिज सक्सेस टू हिज फादर। आपको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं आपके जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किस किस में है, कौन कौन से हैं, एज फार एज इट, एज लॉन्ग एज सून एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, ठीक है, वेयर, ये सब इसके WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आते हैं। तो अभी देखिए सबसे पहले ये आपका कौन सा सेंटेंस है, क्या इसमें कोई कंजंक्शन दिख रहा है आपको, क्या इसमें दो सब्जेक्ट हैं, क्या इसमें दो वर्ब है, तो इसका मतलब आपका सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट है, कौन सा है, ही। उसके बाद टू जो है प्रपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है हिज फादर, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब चेंज करते हैं इसको। चेंज करने का क्या तरीका है, इसमें आप कोई भी नाउन को, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको एक्सपेंड करना होगा, ठीक है, कोई भी नाउन फ्रेज को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे इट वॉज, अब मैंने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाया, इट वॉज ओइंग टू हिज फादर दैट ही सक्सीडेड, दैट कंजंक्शन का यूज किया मैंने। उसके बाद ही, दूसरा एक और मैंने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद इट जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज किया, तो इसका मतलब दो सब्जेक्ट हो गए, दो वर्ब होगी, एक कंजंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेरा चेंज हो गया। इट वॉज ओइंग टू हिज फादर दैट ही सक्सीडेड। देखिए ऑलरेडी ये जो रेनन मार्टिन में है, ये रेनन मार्टिन में डायरेक्टली सॉल्यूशन था, इसमें साफ साफ लिखा है ही दिस, ये रहा, ही ऑन्ड हिज सक्सेस टू हिज फादर, राइट। यहीं से शायद यूपीएससी ने उठा के दे दिया इसको रेनन मार्टिन में। रेनन मार्टिन ही पढ़नी पड़ेगी आपको अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का फॉर्मेशन समझना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है तो आपको रेनन मार्टिन एक बुक आती है क्लास 12 की, हाई स्कूलिंग की, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी स्पेशली फॉर दिस, जिसमें कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यहीं से सबसे ज़्यादा अच्छे सीख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज use the following words to make sentences that bring out their meaning clearly, do not change the form of the word। देखिए वर्ड की जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी। फॉर्म से मतलब क्या है, अगर वो एडजेक्टिव है या वो एडवर्ब है या फिर वर्ब है या फिर नाउन है, सेंटेंस में आपको उसी तरह से यूज करना है। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की तरह, वर्ब है तो वर्ब की तरह, एडवर्ब है तो एडवर्ब, नाउन है तो नाउन की तरह। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अगर आपको वर्ब दी जाएगी तो आप उसका एडवर्ब बना के यूज कर देंगे, अगर आपको नाउन दिया जाएगा आप उसका एडजेक्टिव बना देंगे, अगर आपको एडजेक्टिव दिया गया है तो उसको नाउन बना के यूज कर लेंगे। ये गलत है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट इज अ
एडजेक्टिव, ये मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ। मैं सेंटेंस तो बना के दे दूंगा, लेकिन वहाँ पे आप दोबारा गलती करके आएंगे। सबसे पहले समझना होगा, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, फॉर्म सेम रहेगी, चेंज नहीं करना है। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है, ठीक है। जिस सेंटेंस, जिस वर्ड के पीछे मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, IST लगा हो, ठीक है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। और उसके बाद IBL, LE लगा हो, वो भी एडजेक्टिव होता है। OUS लगा हो, ये याद कर लीजिए, OUS, LE और IST जिसके पीछे लगा हो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद ये सब आपके एडजेक्टिव हो। ग्लिब, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कैसे ना कैसे करके, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट का मतलब है अनसेल्फिश। सेनिलिटी का मतलब है एज ए नाउन, नाउन की तरह यूज करना है। इसका मतलब है कंडीशन ऑफ बीइंग सेनाइल, सेनाइल का मतलब ओल्ड एज। उसके बाद ग्लिब, मतलब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तरह यूज करना है आपको सेंटेंस में। इसका मतलब फ्लुएंट बट इनसिंसियर एंड शैलो स्पीकर, मतलब जो सिर्फ, जिसको लैंग्वेज पे कमांड है, बट वो जो बोल रहा है इट डजंट मेक अ सेंस, उसकी कोई सेंस नहीं है, ही इज अ ग्लिब टॉकर, ऐसे बोल देते हैं। ऑस्टेंसिबल, इसका मतलब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसका जो वर्ड का मीनिंग है स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू, और टॉर्चरस का मीनिंग है फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। नेक्स्ट इज यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन डैश स्पेस और द स्पेस, यहाँ पे स्पेस यूज करेंगे। और कीट्स पोएट्री इज फुल ऑफ सेंसुअस इमेजिनरी, ठीक है, इमेजरी। लीव असाइड द इंटरेस्ट, शी वॉन्ट पे इवन द प्रिंसिपल अमाउंट। एक तो होता है प्रिंसिपल, ये होता है आपके आदर्श, दूसरा होता है प्रिंसिपल। दो तरह की प्रिंसिपल, एक तो आपके स्कूल में, और एक आपके प्रिंसिपल जो अमाउंट आप सिंपल इंटरेस्ट और कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट इज रिसर्च डिमांड एंड डैश स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंटेंसिव स्टडी आएगा, जहां पे आपको इंटेंसिव, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे इंटेंस भी यूज कर सकते थे, इंटेंस एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है। इंटेंस कैन बी एक्सरसाइज, बट इंटेंसिव जहां पे आपको हाई कंसंट्रेशन की जरूरत हो, वहां पे आप इंटेंसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। इंटेंस एंड इंटेंसिव बोथ आर एडजेक्टिव जो कि इस नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। कैसे पता लगा एडजेक्टिव है? व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करके पूछ लीजिए। व्हाट काइंड ऑफ स्टडी, अगर क्वेश्चन आता है इंटेंसिव या फिर इंटेंस, तो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस इज नॉट एन डैश लिस्ट एट ऑल, ठीक है। लिस्ट क्या का नाउन, उसके लिए आपको दो चीजें दी गई यहाँ पे, एक है एग्जॉस्टिंग जो आपकी वर्ब है, ठीक है, एक होता है एग्जॉस्टिव, ये आपकी एडजेक्टिव होगी। दोबारा क्वेश्चन करके पूछ लीजिए, पता कैसे लगा एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट, एग्जॉस्टिव लिस्ट या फिर एग्जॉस्टिंग लिस्ट। एग्जॉस्टिंग आपका वर्ब हो गया। और नेक्स्ट इज लास्ट है ये आपका, यूज द फॉलोइंग ईडियम्स और फ्रेजेस इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। इसमें भी आपको फॉर्म जो है वो चेंज नहीं करनी है, मतलब आपकी कोई जो इसमें फ्रेजल वर्ब होगी, जो भी होगी, अगर वो पास्ट टेंस में है, फ्यूचर में है, किसी तरह से भी सेम उसी तरह से आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। अब सिर्फ मैं मीनिंग डिस्कस कर रहा हूँ उसमें। कोल्ड कंफर्ट का मतलब है क्वाइट लिमिटेड सिंपथी, और एंड इन स्मोक का मतलब है टू रूइन योरसेल्फ, एंड फेदर्स वंस नेस्ट उसका मतलब है एक्वायर वेल्थ फॉर वन सेल्फ इन सेल्फिश वे, इन्हें काफी सेल्फिश वे में कोई एक्वायर करता है वेल्थ को। उसके बाद इनकम्बेंट अपॉन, नेसेसरी एज अ ड्यूटी फॉर समवन। लास्ट इज लाफ इन वंस स्लीव, इसका मतलब है टू बी सीक्रेटली हैप्पी अबाउट और अम्यूज्ड बाय समथिंग। तो आपके इस ग्रामर सॉल्यूशन वीडियो में इतना ही था। जल्दी ही और जो आपके टेस्ट 4 है उसके लिए हम आपकी ग्रामर सॉल्यूशन वीडियो लेके आ रहे हैं। सो थैंक यू।